तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विशाल नाइट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वनवी के पास फर्स्ट सुप्रीम आया हुआ था। वह वनवी से उसके आगे की प्लानिंग के बारे में पूछने लगता है, आखिर ब्लड कल्ट आगे अब क्या करेगा। वनवी उसे अपने गोल्स के बारे में बताता है कि वह दूसरे सुप्रीम से बहुत ज्यादा अलग है। तो अब आगे स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर फर्स्ट सुप्रीम वह वनवी से कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे जैसा ब्लड डीमन को अभी तक नहीं देखा था। तुम इस तरह से तो हमारे सारे मॉरल्स को पूरी तरह से कुचल दोगे। वनवी इस पर उससे कहने लगता है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग हूँ, मुझे उनके जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, अगर हम उसी रास्ते पर आगे चलेंगे तो यह हमें नर्क में लेकर जाएगा। जो तुम्हारे वो आदर्श थे, उनके कारण ब्लड कल्ट के लोगों को हम अपने प्रति वफादार रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें अपनी इच्छा से हमारे प्रति वफादार होना होगा। फर्स्ट सुप्रीम इसे सुनते ही कहने लगता है कि आपको सचमुच लगता है कि ऐसा पॉसिबल भी है। वनवी इस पर कहने लगता है, अगर यह पॉसिबल नहीं भी है तो भी मैं इसे पॉसिबल करूंगा। मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूंगा कि ब्लड कल्ट वह आगे इसी तरह से फलता फूलता रहे। फर्स्ट सुप्रीम जैसे इस बात को सुनता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। वनवी को भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर वह किस बात के ऊपर इतना ज़्यादा हंस रहा है। इसके बाद अगले ही पल वनवी से कहने लगता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे कल्ट के आदर्श वह बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे और बहुत ज़्यादा बेकार भी। मैंने अपने पूरे जीवन भर ब्लड डीमन की सेवा की है, चाहे वह कोई भी हो। वह सारे आदर्श आदमी की भावनाओं से बने हुए थे। मैंने उन सभी को मुरीम के लोगों के खून में नहाते हुए देखा है। मैंने उन सभी को अपने सामने मरते हुए देखा था। वह सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। लेकिन अगर अब मैं इसे देखता हूँ तो मेरा यह मानना है कि वही हमारा बिलीव और ट्रू पर्पस था। वनवी इस पर उसे कहने लगता है, तो क्या तुम भी इन सारे आइडियल्स को इनकार कर रहे हो। फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है, कल्ट के लीडर के मरने के बाद से ही मैं लगातार ही इस बात के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। वनवी से सुनकर अपने मन में कहने लगता है, अगर कल्ट का फर्स्ट सुप्रीम जो कि इतने लंबे समय तक कल्ट के अंदर रहा है, अगर वह इस तरह का महसूस करता है तो शायद दूसरे लोगों के मन के अंदर भी इसी तरह के सवाल उठ रहे होंगे। फर्स्ट सुप्रीम आगे कहने लगता है, क्या हम अगर अपने आदर्शों की इन बेड़ियों से इसी तरह से बंधे रहेंगे तो क्या हम अपने पास्ट की गलतियों को हमेशा ही इसी तरह से दोहराते रहेंगे। मैं यह सब कुछ शायद बहुत लंबे समय पहले से ही जानता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आगे बढ़कर सबसे पहले इसके लिए मना कर दूं। मुझे डर था कि मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत वह एक ही झटके में पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। हालांकि जब मैंने आपको यह सब कुछ कहते हुए सुना कि आप अपनी गलती को सही करने के लिए अपनी पोजीशन को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे इस बारे में एहसास हुआ कि अपनी गलतियों को सुधारने के मौके का वेट करना यह सब कुछ पूरी तरह से बेकार था। मैं तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की कसम फर्स्ट सुप्रीम नहीं बल्कि वो नहीं बनकर लेना चाहता हूँ। मैं इस कल्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो मुझे बताओ आखिर मुझे क्या करना है। उन विषय देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, ब्लड कल्ट का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स डिस्ट्रक्टिव ब्लड स्वॉर्ड एम्परर। मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे अपने प्रति वफादारी के लिए किस तरह से मनाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सोच भी बिल्कुल मेरी तरह की ही थी। ये कितनी ज़्यादा लक की बात है। इसके बाद फर्स्ट सुप्रीम से कहने लगता है, मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा कारण नहीं है जो कि मैं तुम्हें अस्वीकार कर दूँ। तुम्हें अपनी साइड करने का मतलब यह होगा कि मैंने अपने पास 1000 से भी ज़्यादा लोगों की सेना घुड़सवारों को अपने पास रख लिया है। इस पर फर्स्ट सुप्रीम कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो आपने मुझे इस तरह का ऑनर दिया। इसके बाद वनवी की स्वॉर्ड को देखते हुए कहने लगता है, काफ़ी लंबा समय हो गया जब मैंने इसे देखा था, क्या यह वही है ब्लड डीमन स्वॉर्ड। वनवी इस पर हमें जवाब देता है। फर्स्ट सुप्रीम वनवी से कहने लगता है कि एक अच्छे ब्लैक स्मिथ के पास इस स्वॉर्ड को लेकर जाओ। यह ब्लड डीमन स्वॉर्ड का असली रूप नहीं है। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, क्या मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, क्या यह सही है। इस पर ब्लड डीमन स्वॉर्ड कहने लगता है, उस बूढ़े आदमी को इतनी ज़्यादा अभी नाक कोड़ने की जरूरत नहीं थी। वनवी कहने लगता है, इसका मतलब ऐसा ही है। फर्स्ट सुप्रीम आगे वनवी से कहने लगता है, इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे कि हम टॉपिक से भटक गए। यहाँ पर एक और बात है जो कि मुझे आपसे पूछनी है। हमारी जो फोर्स डिवाइड हो चुकी है उसे एक साथ करने के बारे में क्या सोचते हो। वनवी इस पर अपने माथे को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि एक बार अगर मैं ब्लड डीमन बन जाऊंगा तो चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे सुनते ही फर्स्ट सुप्रीम वनवी से कहने लगता है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते कि अगर एक बार पावर के अंदर नया ब्लड डीमन आता है तो पुराने लोगों का क्या होगा। वनवी इस पर कहने लगता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। फर्स्ट सुप्रीम इस पर बताने लगता है कि बहुत लंबे समय पहले जब ब्लड डीमन को चुना जाता था तो उसकी साइड जितने भी लोग थे जो कि उसे फॉलो करते थे उन्हें पावर दी जाती थी।
कंपटीशन के अंदर दूसरे जितने भी लोग होते और साथ ही उनके फॉलोअर्स जो कि उनके साथ होते, उन सभी को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता। मुझे इस बात के लिए पूरा यकीन है कि बैकरियो नहा के जितने भी सबॉर्डिनेट है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होंगे। उसे यंग लेडी हेई हांग के जैसे किसी पोजीशन के लिए नहीं कहा गया है। इसके अलावा वह अभी फिलहाल पॉइजन से भी जूझ रही है। और इसे सुनकर अपने कहने लगता है तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि थर्ड ब्लेड स्टार ने अचानक से ही मेरा सबॉर्डिनेट बनने का फैसला क्यों किया था। ऐसा बैकरियो नाहक के प्रति उनकी वफादारी का कारण था, नहीं बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहता था। अगर मैं कंपेयर करता हूँ बैक हेई हांग और बैकरियो नाहा दोनों को आपस में, तो बैक हेई हांग वह काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर मैं उसके लिए कुछ करूँगा तो उसके सबॉर्डिनेट बोलेंगे कि मैं बैकरियो नाहा को पसंद करता हूँ। फुनवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहने लगता है तो क्या यही कारण है जिसकी वजह से सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर मैं हेई हांग को कौन सी पोजीशन दूंगा। फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है आखिरकार यही तो पॉलिटिक्स है और इसे तुम इतना ज़्यादा मुश्किल भी मत समझो। फुनवी इस पर कहने लगता है क्या आपके पास कोई प्लान है। फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है तुम्हें दोनों को ही गले लगाना चाहिए। फुनवी इस पर कहने लगता है मैं पहले से ही इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या आप मुझे डिटेल में इसके बारे में बता सकते हो। फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है दोनों को ही अपनी पत्नी बना लो। फुनवी जैसे इस बात को सुनता है तो चाह जाता है। फर्स्ट सुप्रीम हंसते हुए कहने लगता है सचमुच यह एक अच्छा विचार है, अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई भी नीचे नहीं रहेगा। इसे सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है आखिर ये सारे बूढ़े लोग एक जैसा ही क्यों सोचते हैं। फर्स्ट सुप्रीम आगे कहने लगता है अगर तुम दोनों को ही अपनी पत्नी बना लेते हो तो कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कह पाएगा। वनु इस पर कहने लगता है नहीं, यहाँ पर कोई तो है जो कि कुछ कहेगा। नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं है कि मैं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करूं, चाहे किसी को कोई आपत्ति हो या फिर नहीं हो। मैंने पहले ही अपने फ्यूचर को पूरी तरह से सामा के साथ प्लान कर लिया है। इसके अलावा उसका फादर भी है, इविल मून सोर्ड सामा चेक। फर्स्ट सुप्रीम इस पर कहने लगता है यह तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 इविल्स में से एक। ऐसा लगता है कि फिर तो मेरा यह आइडिया यह काम नहीं करेगा। मनु इस पर कहने लगता है तुम्हारे सजेशन के लिए धन्यवाद, और साथ ही अपने मन में कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि अब यह फिर से इस शादी का जिक्र भी करेगा। फर्स्ट सुप्रीम आगे कहने लगता है मुझे नहीं पता कि लेडी हेई हांग वह इस बात के ऊपर किस तरह से रिएक्शन देगी, लेकिन मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद चमकती हुई निगाहों से फुनवी की तरफ देखता है और कहने लगता है सामा चेक की डॉटर को अपनी पहली पत्नी बना लो और इसके बाद दोनों और से शादी कर लेना। फुनवी से सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है क्या वह मुझे मरवाना चाहता है। इसके बाद फर्स्ट सुप्रीम से कहने लगता है इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, मैं इस परेशानी का समाधान खुद ही ढूंढ लूंगा। इस पर फर्स्ट सुप्रीम भी हाँ में जवाब देता है। इतने में लिटिल फेरी वनवी के पास आ जाती है और कहने लगती है उसने कहा कि 3 पत्नियां। वनवी कहने लगता है कितना ज़्यादा बेकार है ना। हमें लिटिल फेरी की इमेजिनेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों वनवी को चिपटी हुई थी। लिटिल फेरी कहने लगती है क्या है सब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद वनवी से कहने लगती है वनवी है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा तो चलो तीनों से शादी कर लो। वनवी कहने लगता है क्या सिर्फ तुम्हें यह अच्छा लगेगा इसी वजह से मैं शादी कर लूँ, क्या मेरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए है। इसके बाद वनवी अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहने लगता है यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि फर्स्ट सुप्रीम मेरे साथ है, लेकिन उनकी सलाह भी इस बात के ऊपर कोई काम नहीं आई। मैं तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इसे पूरी तरह से रिजॉल्व करना पड़ेगा। वनवी के दिमाग में एक आइडिया आता है, कहने लगता है वेट, वह लोग अपनी पावर को खोने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, मैं इसका यूज़ अपने एडवांटेज के रूप में कर सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है अपनी आंखें मत खोलना। यह होती है सामा जो कि किसी से कह रही होती है अगर मैं गड़बड़ कर देती हूँ तो मुझे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यह लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो इसलिए बस थोड़ा और वेट करो। सामा हंसते हुए कहने लगती है तो लो सब कुछ समाप्त हुआ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अगले ही पल सामा वह अपनी हंसी को खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाती। सामने वनवी होता है जिसका उसने मेकअप किया था, वह उसे देखकर लोटपोट हो जाती है और वनवी से कहने लगती है तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। लिटिल फेरी भी वनवी को देखती है और कहने लगती है यंग लेडी क्या आप चाय लोगी। इसके बाद वनवी सामा से कहने लगता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, क्या तुम मुझे सच बता सकती हो कि मैं क्या इतना ही ज़्यादा अजीब लग रहा हूँ। सामा इस पर वनवी से कहने लगती है नहीं, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, खुले हुए बाल और मेकअप के साथ तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वनवी इस पर उससे कहने लगता है आखिर तुम बोल क्या रही हो, मुझे समझाना चाहोगी, तुम एक आदमी को सुंदर बता रही हो। सामा तुरंत ही अपने गले को साफ करते हुए कहने लगती है मिस जिम, मैंने अपने पूरे जीवन में तुम्हारी जैसी खूबसूरत महिला आज तक भी नहीं देखी है।
तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? वनवी ने तुरंत ही उसे गोद में उठा लिया होता है और कहने लगता है, इतना छोटा आदमी। इसके बाद सामा वनवी से कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कुछ दिनों से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है, मैं क्या करूं, मुझे काम ही इतना ज़्यादा है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं और जैसे ही किस करने वाले होते हैं, सॉन्ग जोआवे आ जाता है, जो कि आते हुए कहता है, यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी है। फनवी का चेहरा टमाटर की तरह लाल था और कहने लगता है, और मेरी ब्लड डीमन स्वॉर्ड के बारे में क्या? सॉन्ग जोआवे भी किस पर कहने लगता है कि वह भी पूरी तरह से तैयार है, मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। वही ब्लड डीमन स्वॉर्ड को उठाते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। ब्लड डीमन स्वॉर्ड वनवी से कहने लगता है, मैं सिर्फ एक बार ही तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा। वन भी उसे उठाकर आसमान में करता है और अगले ही पल सामने देखकर चौंक जाता है, कहने लगता है, आखिर ये क्या है? क्या यही सचमुच ब्लड डीमन स्वॉर्ड का असली रूप है? और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।